नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। लोकतंत्र सिर्फ जपने वाला मंत्र नहीं है, यह जनता की आवाज की पवित्र ताकत है। और इसी ताकत की पहली रक्षा पंक्ति है सही, साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट। और इसी के लिए चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया लेकर आता है। अगर मतदाता सूची ही सटीक ना हो तो चुनाव कैसा, विधानसभा कैसी, लोकसभा कैसी और लोकतंत्र कैसा। और सोचिए, अगर इस मतदाता सूची को ठीक करने के खिलाफ पहले तो कोई राज्य सरकार सर्वोच्च अदालत तक चली जाए, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत सुनवाई करने वाले जजों पर ही हिंसक भीड़ हमला करने लगे और उन्हें बंधक बनाने लगे, तो यह सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर यह सीधा वार है। और दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में यही सब हो रहा है। और बीजेपी कह रही है कि यह सब कुछ सत्तारूढ़ टीएमसी की देखरेख में हो रहा है। पिछले 2 दिनों में मालदा में एसआईआर के विरोध में जैसी हिंसा फैलाई गई है, वो बेहद चिंताजनक है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में भी बीजेपी लगातार घुसपैठियों पर हमलावर है। इसीलिए आज पूरा सच में हम उठाएंगे सवाल कि क्यों पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक मचा हुआ है घुसपैठ पर घमासान। तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। एसआईआर के काम के लिए मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस केस में एनआईए की एंट्री हो चुकी है और एजेंसी की टीम ने मालदा पहुंचकर जांच शुरू भी कर दी है। प्रारंभिक जांच के बाद ही एनआईए इस मामले में केस दर्ज कर लेगी। इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों को एनआईए अपनी हिरासत में ले सकती है। डीआईजी के नेतृत्व में पहुंची इस टीम में कुल 24 सदस्य शामिल हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर व्यापक जांच अभियान चला रहे हैं, ताकि हिंसा के पीछे की साजिश और शामिल लोगों की पहचान की जा सके। चुनाव आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दरअसल मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद से पश्चिम बंगाल में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग भी अब सख्त कदम उठा रहा है। इस बीच राज्य के डीजीपी और एसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है, जबकि कालियाचक कांड में अब तक मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अशांति की घटना में कुल 19 मामले दर्ज किए गए हैं। जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है उनमें इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली और इस मामले का मुख्य आरोपी एडवोकेट मुफक्करुल इस्लाम भी शामिल हैं। इन सभी को आज कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी मालदा की घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 500 कंपनियां तैनात करने का भी आदेश दिया है। घटना के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मालदा हिंसा के मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ लिया, जहां से वो बेंगलुरु भागने की फिराक में था। उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को 7 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले मुख्य साजिशकर्ता मुफक्करुल इस्लाम की पुलिस कर्मियों के साथ हंसती हुई सेल्फी सामने आने पर इस मामले में तूल पकड़ लिया है। खासतौर पर आरोपी के साथ पुलिस की तस्वीरें और हिरासत में रहते हुए उसके द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जाने के मामले ने प्रदेश की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस राज्य की पुलिस इस तरह किसी आरोपी के साथ फोटो खिंचवाती है। मालदा हिंसा के मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है और 2011 में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसका उम्मीदवार भी रह चुका है। मुफक्करुल पर आरोप है कि मालदा के सुजापुर में 1 अप्रैल को एसआईआर में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में उसने भड़काऊ भाषण दिया। इससे लोग भड़क गए और हजारों लोगों ने कालियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। 2 गेट बंद कर दिए गए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे तक
ऑफिस के अंदर बंधक रहे। उनमें महिलाएं भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर निकाला गया था। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे वो 1 अप्रैल को मालदा में लोगों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब वही मुफक्किरुल इस्लाम कह रहा है उसने कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं की है। अब जरा आप भी देखिए पहले मालदा में इसने कैसे भड़काऊ भाषण दिया था और हिंसा भड़काई थी। सुनिए। पीआईबी सीआईडी क्या चित्र भाई कोया ना आईबी तो सुना आपने, मालदा की घटना के लिए जिम्मेदार यह आरोपी अब अपने बयान बदल रहा है। तो वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस घटना के लिए एआईएमआईएम और आईएसएफ को दोषी ठहरा रही हैं। वो ये भी दावा कर रही हैं कि इस घटना के मुख्य आरोपी को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अब भी उनके नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, कालियाचक की घटना के बाद भी ममता बनर्जी उकसाने वाले भाषण से परहेज नहीं कर रही हैं। आप भी सुनिए, इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे महिलाओं को केंद्रीय बलों का झाड़ू लेकर मुकाबला करने के लिए भड़का रही हैं। অনেক জায়গায় সিআরপিএফ সিএপিএফ দিয়ে আটকে দেবে যাতে ভোটার গ্রাম থেকে বেরোতে না পারে। কি মা বোনেরা, মা শীতলার হাতে কিন্তু একটা ঝাড়ু থাকে, জানেন তো? আমি জানি, তার কারণ আমি শীতলা মন্দিরে যাই। জগন্নাথ দেবের মন্দিরেও রথযাত্রার আগে একটা ঝাড়ু দিয়ে সাফাই করে রাস্তা। ভোটের দিন যদি আপনাদের আটকায়, আপনার বাড়িতেও ঝাড়ু আছে, আপনি রাস্তাঘাটটা পরিষ্কার করতে করতে যাবেন, পরিষ্কার করতে যাবেন। तो सुना आपने, कभी झाड़ू की बात, कभी बेलन की बात, कभी बर्तन की बात। ममता बनर्जी ना सिर्फ अब भी भड़काऊ बयानबाजी कर रही हैं, बल्कि मालदा हिंसा के गुनहगारों से अपना पल्ला भी झाड़ रही हैं। लेकिन बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने मालदा की घटना के मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो सीएम ममता बनर्जी के साथ मंच साझा कर रहा है और उनके बेहद करीब खड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो अमित मालवीय ने पूछा है कि जब मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा प्राप्त है तो उसे इतनी नजदीकी और पहुंच कैसे मिली। अमित मालवीय ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ भी मुफक्किरुल इस्लाम की तस्वीरें साझा की हैं। साथ ही मुफक्किरुल की तस्वीरें कई और टीएमसी नेताओं के साथ भी सामने आई हैं। अमित मालवीय ने कालियाचक मालदा में भीड़ द्वारा 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने से कुछ घंटे पहले का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें ममता सरकार में मंत्री सबीना यास्मीन बीडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों के बीच देखी गई थी। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग से इस पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। बीजेपी ने इन तस्वीरों के आधार पर टीएमसी के आचरण पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ऐसे लोगों के इस तरफ पकड़े जाने से इकोसिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हैं। मतलब बीजेपी सीधे सीधे मालदा की इस घटना के लिए टीएमसी को घेर रही है। आप भी सुनिए कि बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। जंगल राज, महाजंगल राज, वो सीबीआई को उठा लेना चाहिए। जो हादसे के लिए जिम्मेदार है तुरंत उसको पूछताछ मत कीजिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ है, देखो और पकड़ के लेके जाओ। सब गुंडागर्दी खत्म करो। टीएमसी का हारने का डर जितना सता रहा है, उतना हिंसक होकर वो लोग सब जगह लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गाड़ी रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया, गाड़ी तोड़ा जाता है। जहां इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। सब अदालत के सामने साफ है। यहाँ भी खड़गपुर में कल हम लोगों को प्रचार में बाधा डाला गया, गाड़ी तोड़ने का, घेरने का प्रयास हुआ। जगह जगह दांतन में हमारे कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया, रोका गया। तो टीएमसी जबरदस्ती और गुंडागिरी करके चुनाव जीतना चाहती है। इस दंगा का मूड दूसरा और घुमाने के लिए एक आदमी को दूसरा संस्था का नाम पे अरेस्ट किया।
एक्चुअली इस पूरा घटना तृणमूल कांग्रेस ने घटाया और कालीघाट से इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। एनआईए तो इंक्वायरी में उतर गए और इंक्वायरी होंगे तो स्पष्ट रूप से अब देखिएगा इस घटना का साथ तृणमूल का हाथ है। तो बीजेपी ने सीधे टीएमसी को निशाने पर लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में जितनी भी अराजकता हो रही है उसके लिए बीजेपी और अन्य विपक्षी दल ममता बनर्जी को ही घेर रहे हैं। ममता बनर्जी भले ही आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हों, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार ऐसे बयान देती आ रही हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कालियाचक घटना की पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी। इसी साल मार्च की शुरुआत में जब चुनाव आयोग की फुल बेंच कोलकाता में थी, तब भी धर्मतल्ला के धरना मंच से मुख्यमंत्री लोगों को डराती और भड़काती हुई नजर आई थी। उसके एक हफ्ते के भीतर ही उम्मीदवारों की सूची जारी होने के दिन ममता बनर्जी के सुर और भी तल्ख और भड़काऊ हो गए थे। आप भी सुनिए ममता के वो दोनों बयान। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। এখন কোনো রকম কোনো ঘটনা ঘটলে প্লিজ দয়া করে আমাকে কেউ দোষ দেবেন না। টুটি চিপে ধরবেন বিজেপির রাজনৈতিক টুটি। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयानबाजी के मामले में सारी हदें पार कर रही हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध और इस तरह की बयानबाजी कर क्यों रही हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर ममता दीदी की आधी से ज्यादा राजनीति टिकी हुई है। और यही वजह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पूरे देश में ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे है। उनका मुस्लिम प्रेम किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और उनके मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच जानते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में से 27% मुसलमान हैं। 2025 में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या 30% या फिर उससे ज्यादा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या 50% से भी ज्यादा है। तो वहीं 16 से 20 सीटें भी ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है, जबकि 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा है और 50 सीटों पर मुस्लिम 25% से भी अधिक है। यानी तकरीबन पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम ने यह बताया कि 100 से 120 सीटों पर टीएमसी ने मजबूत गढ़ बनाए रखने में कामयाबी पाई। लोक नीति सीएसडीएस के एक रिसर्च के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी के पक्ष में मतदान किया था। टीएमसी ने इन 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि टीएमसी का कहना है कि एसआईआर में पश्चिम बंगाल के लोगों के ही नाम काटे जा रहे हैं और इसलिए चुनाव आयोग को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। आप भी सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष अब भी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल का जो प्रोमिनेंट फैमिलीज है, प्रोमिनेंट लोग जो है यहाँ पर, तो उसका फैमिली का जो नाम डिलीट हो रहा है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इमीडिएटली रिकंसीडर होना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी शुरू से ही एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी और ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि कल पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ इतनी बढ़ गई है कि राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी का पूरा सच क्या है। सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी
कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बात करते हैं मालदह की उस घटना की जो पूरी घटना एसआईआर के विरोध से ही उपजी है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जरूरत सबसे ज्यादा क्यों है, और इसका उत्तर है बांग्लादेशी घुसपैठिए। राज्य की जनसंख्या के आंकड़े भी कहीं ना कहीं इसी बात की गवाही देते हैं कि यहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है। आजादी के बाद से ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है, जो इस शक को और पुख्ता बनाती है। अगर पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% 2011 के मुताबिक है। अब और बढ़ गई होगी, यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ गई। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी करीब 2.47 करोड़ है, यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आजादी के बाद से पूरे देश में मुसलमान आबादी 4.3% बढ़ी है, वहीं पश्चिम बंगाल में बढ़ोतरी का यह प्रतिशत 7.2 है, यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 की जनगणना में यह हिस्सेदारी घटकर 70.5% रह गई, यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 1971 से ही लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बस रहे हैं। 1977 से 2011 तक 34 सालों तक रही सत्ता में वाम मोर्चा सरकार ने इस घुसपैठ को रोकने के बजाय घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध करवाने के साथ ही आवास, जमीन के पट्टे, ये सब कुछ दिए। इसकी एवज में 2006 तक वाम मोर्चे को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिला, लेकिन पिछले 3 चुनावों से यह वोट बैंक ममता दीदी के टीएमसी के पास चली गई। इसीलिए आरोप है कि इन अवैध घुसपैठियों को कई तरह की छूट मिली हुई है। अब आइए देखते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस किस जिले में जनसंख्या असंतुलन हुआ है। मुर्शिदाबाद 67%, मालदा 51%, उत्तरी दिनाजपुर 50%, वीरभूम 37%, दक्षिणी 24 परगना 36%, नौदिया 27%, कूच बिहार 27%, हावड़ा 26%, उत्तरी 24 परगना 26%, दक्षिणी दिनाजपुर 25%। मालदा जो घटना है जहां की यह मालदा, वहां लगभग 51% आबादी मालदा जिला में हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं जो आंकड़े, उत्तरी 24 परगना में 26%, दक्षिणी दिनाजपुर में 25%, लेकिन ये अनुमान है इसलिए क्योंकि अभी तक जनगणना हुए नहीं है। ये 2011 के आंकड़े इसके आधार हैं और उन आधार पर ये बातें हो रही हैं। तो बात अगर आंकड़ों की करें तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से बेहिसाब जो है वो आबादी बढ़ी है और इसमें घुसपैठ का भी एक बड़ा योगदान है। पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि घुसपैठ असम में भी कैसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब हमने वर्ल्ड कप जीता
तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम चुनाव में भी घुसपैठियों पर घमासान मचा हुआ है और ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने असम को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था, लेकिन 10 साल में बीजेपी सरकार ने 1.5 लाख एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। असम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने कहा कि एआईयूडीएफ ने घुसपैठियों को घुसाकर असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो पहले आप सुनिए कि बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, फिर हम आपको बताएंगे असम की जनसंख्या संतुलन का क्या है पूरा सच। सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी है, बंद कर दी है। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा दे करके यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। तो असम में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राज्य में विदेशियों को बसाना चाहती है और यहां की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। दरअसल बीजेपी ये बात ऐसे ही नहीं कह रही है, बल्कि असम में मूल निवासियों की घटती आबादी एक बड़ा मुद्दा है। आज असम जम्मू कश्मीर के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य बन चुका है। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है और इसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ का सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं असम की जनसंख्या संतुलन का पूरा सच। आजादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। 20 साल बाद 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर 24.6% हो गई। इसके बाद 1991 में पूरे 20 साल बाद असम में यह संख्या 28.4%, 2001 में 31% के आंकड़े को छू गई। तो वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में असम में मुसलमानों की संख्या हो चुकी है 34.2% और यही हाल रहा। तो जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना की राज्य में मुसलमानों की संख्या करीब 40% तक हो जाएगी।
वक्त है एक और ब्रेक का। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हमने बात की घुसपैठ पर घमासान की। आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।